सर जीएस का क्या किया आपने? पर्सनली जो मैंने गलतियां करी थी प्रिपरेशन के शुरू में, पहली थी कि अब जनरल स्टडीज पे स्विच करते हैं थोड़ा सा कि जनरल स्टडीज पे क्या होता है। पहली चीज की नोट मेकिंग, हर एक चीज का हम नोट बनाने की सोचते हैं, ये इश्यूज है। हर कोई करता है। फ्रैंकली स्पीकिंग, लक्ष्मीकांत अपने आप में नोट्स की फॉर्म में है, फिर भी हम उसके नोट्स बनाते हैं। मतलब मैंने भी ये शुरू में गलती करी थी, लेकिन फिर समझ आया कि ये तो अपने आप में नोट्स फॉर्म में है। सिमिलरली मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम एक नोट्स फॉर्म में लिखी है फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर ने, फिर हम उसके नोट्स बनाते हैं, डेट इज यूजलेस। सो हर चीज के नोट्स नहीं बनाने। जो चीज आपकी एक बुक में कंसाइजली आपको दी हुई है, उसी बुक को पढ़ो। पॉलिटी में लक्ष्मीकांत है, मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम है, उसी बुक में अंडरलाइन कर लो, उसी बुक में हाईलाइट कर लो, ताकि सेकंड टाइम सिर्फ हाईलाइटेड और अंडरलाइन चीज को ही रिवाइज। सेकंड एक हमारा जो प्रॉब्लम रहती है वो होती है न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर को लेके हम इतने ऑब्सेस्ड है कि मतलब सब चीज न्यूज़पेपर से ही आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। न्यूज़पेपर इज इंपॉर्टेंट, बट उसको आधे घंटे या 45 मिनट्स में जितना भी है, धीरे धीरे अपना आप टाइम कम होता है। अपना एक फिल्टरिंग माइंडसेट अगर डेवलप करोगे कि ये न्यूज मेरे लिए जरूरी नहीं है, ये जरूरी है, तो न्यूज़पेपर पे ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। ओनली जो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है उसको रीड करो। थर्ड प्रॉब्लम होती है कि हम अलग अलग जगह के परफेक्ट नोट्स की तरफ भागते रहते हैं कि ये इंस्टीट्यूट वाले नोट्स प्रोवाइड कर रहा है, ये इंस्टीट्यूट वाले प्रोवाइड कर रहा है। इस तरीके से क्या होता है कि नोट्स इकट्ठे होते चले जाते हैं और रीड कोई भी नोट्स नहीं हो पाते। सो उस प्रॉब्लम से बचना पड़ेगा। हर एक सब्जेक्ट का एक बुक होनी चाहिए मैक्सिमम, उसी एक बुक को बार बार रीड करो, उसी एक बुक को बार बार रीड करते रहो, अपने आप दिमाग में वो बैठेगा। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम को लेके एक चीज, मतलब एक उसका वो कहते हैं क्रिटिक है कि वो हमें एनालिसिस माइंडसेट नहीं बताती, और इस तरीके का कुछ क्रिटिक चलता है स्पेक्ट्रम का। बट इफ आप रीड करते रहोगे स्पेक्ट्रम को, तो अपने आप दिमाग में आपके पॉइंट्स डेवलप होते चले जाएंगे, अपने आप लिंक करने लग जाओगे उस चीज को। तो मैं पर्सनली, एक बुक रखो, उस एक बुक को बार बार पढ़ते रहो। देन जीएस का इशू आता है, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, पर्टिकुलरली प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स में टेस्ट पेपर प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट पेपर प्रैक्टिस सोल्व करते हुए जो अभी जो प्रीलिम्स दे रहे हैं, प्रीलिम्स का पर्टिकुलरली ये स्ट्रेटेजी मेरे लिए काफी फ्रूटफुल रही थी, तो मैं शेयर कर देता हूँ। फर्स्ट हम सोचते हैं कि सिलेबस कंप्लीट कर ले फिर टेस्ट पे आएंगे, लेकिन एक तो यूपीएससी का ना किसी को सिलेबस पता कि कहाँ तक है, और सेकंड ये नहीं पता कि कितने सोर्सेज हमें पढ़ने हैं। तो जल्द से जल्द टेस्ट लगाने शुरू कर दो, 2 से 3 महीने पहले तो लगाने शुरू कर देने चाहिए प्रीलिम्स। प्रीलिम्स के पार्टिकुलरली जो मेरी स्ट्रेटेजी रहती थी टेस्ट पेपर सोल्व करते हुए, फर्स्ट इज द फाइंड योर कंफर्टेबल रेंज। फाइंड योर कंफर्टेबल रेंज का मतलब है कि मुझे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी है, कि मैं 100+ की कट ऑफ मार्क क्रॉस कर पा रहा हूँ, कि मुझे 70 से 80, इससे मुझे एक्यूरेसी पता चल जाएगी अपनी, कि 70 से 80 क्वेश्चंस करके आऊं या 80 to 90 क्वेश्चंस करूं। सो तो मेरी इसमें कंफर्टेबल रेंज बनी थी 90 के अराउंड की। पहली चीज टेस्ट पेपर करते हुए पहली चीज फाइंड करो कि तुम्हारी कंफर्टेबल रेंज क्या है, कि तुम्हें इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे। क्योंकि प्रोबेबिलिस्टिक एक स्टैट्स है कि तुम्हें जो है एक्यूरेसी जो है कुछ परसेंटेज में ही होती है हमारी, कि मतलब 10 क्वेश्चन करे तो 5 ही एक्यूरेसी बैठ रही है, कुछ की एक्यूरेसी 8 तक बैठ जाती है। तो वो रेंज जो है टेस्ट पेपर से ही पता चलेगी कि मुझे 80 to 90 क्वेश्चंस करने ही पड़ेंगे, या कुछ की 70 में भी हो जाता है कि 70 में 100+ हो रही है। ठीक है, पहली चीज ये देखता रहा मैं। सेकंड, फाइंड द स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स से मेरा मतलब है ऐसे सब्जेक्ट जिसमें तुम तुक्का भी लगाओगे ना, तब भी 50% से ज्यादा चांस है कि वो सही जा रहा है। एक अंदर मेंटल इंट्यूशन डेवलप हो जाता है कि इसका ये सही बैठ रहा है। तो मेरे केस में 3 सब्जेक्ट थे ऐसे,
पॉलिटी, इको और एनवायरमेंट। इनके क्वेश्चंस मुझे अटेम्प्ट करने ही करने हैं, चाहे मुझे ना भी आता हो, लेकिन करने ही है इनके क्वेश्चंस अटेम्प्ट। ये हो गया फाइंड स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट। थर्ड थिंग, प्रीलिम्स को देते हुए दिमाग में ये चीज रखो कि हर 3 क्वेश्चन अगर करोगे, अगर हर 3 क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन का वो ले सकते हैं हम। अगर वो गलत भी हो गया कोई इशू नहीं बैठेगा, मतलब 3 में से 2 सही हो गए क्वेश्चन, एक गलत भी हो गया तब भी मेरा नेट पॉजिटिव आएगा। 2 करेक्ट हो गए, 1 रॉन्ग हो गया, नेट पॉजिटिव आ रहा है। इस तरीके से 3-3 क्वेश्चन के अगर हमने 30 के करीब ब्लॉक्स बना दिए, 100 प्लस हमारी क्रॉस हो गई। सो ये चीज तो हर 2 सही क्वेश्चन पे तुम एक तुक्का ले सकते हो, क्योंकि इस बार का जो 2023 का प्रीलिम्स था, हार्डली बिल्कुल 100% जो थे 20 से 25 क्वेश्चन ही आते हैं। इस बार के प्रीलिम्स में तो ऐसा पेपर था कि 20 से 25 से ज्यादा क्वेश्चन किसी को शायद ही आते होंगे बिल्कुल परफेक्टली। ठीक है, तो उसको करने के लिए तो ये चीज थी कि कौन से तुम्हारे स्ट्रॉन्ग पार्ट्स है, उन वाले पार्ट्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी ही है। इसमें एलिमिनेशन जा पा रहा है, लेकिन एलिमिनेशन अब ऑप्शन ऐसे है कि शायद एलिमिनेशन तो अब फ्यूटाइल हो गया। अब उसमें क्या है कि इस बार ऑप्शंस थे कि ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4। ठीक है, और वो ट्रेंड रहेगा, प्रीलिम्स का पेपर ऐसे ही आएगा। सो उसमें एक चीज है कि एग्जामिनर जब क्वेश्चन पेपर बना रहा है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो ऐसा नहीं करेगा कि सिर्फ एक ही सही करेगा या सारे सही करेगा। तो 50-50 में तुम्हारे ये 2 तो पहले ही कट गए, तो इन दोनों में से लेना है तुम्हें, बीच वाले दोनों में से कोई ना कहीं गेस लगाना है ये। सो ये सब चीजें जो है टेस्ट पेपर से डेवलप होती है सेकंड प्रीलिम्स के लिए पर्टिकुलरली। और ये कुछ ऐसा नहीं है कि मैं बहुत पहले से करता था प्रीलिम्स के, प्रीलिम्स से जस्ट 2 महीने पहले ही ये स्ट्रेटेजी थी, और 2 महीने पहले डेली ही टेस्ट लगाना होता था। एक टेस्ट में मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, मैंने कभी रीड नहीं करा कि मेरे कौन से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं कौन से सही हो रहे हैं। ठीक है, और उसकी एक्सप्लेनेशन तो कभी रीड नहीं करी टेस्ट सीरीज में से, जो बड़ी बड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी रहती है वो तो कभी रीड नहीं करी। बस मुझे ये था कि इन वाले जो पार्ट है इसके जो मैंने पढ़ा हुआ है वो गलत नहीं होना चाहिए। अगर पॉलिटी का कुछ लक्ष्मीकांत में से आ गया तो वो कहीं से गलत नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से। ऐसे इको, ऐसे ही एनवायरमेंट का, जो मेरे 3 स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट थे। ठीक है, और नहीं, डेली टेस्ट करना है, कहीं से भी एक टेस्ट उठाना है डेली, और डेली एक टेस्ट और पीवाई। स्पेसिफिकली कुछ नहीं था यार, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के आते हैं, फोरम के टेस्ट आते हैं, विजन के आते हैं, किसी के भी डेली उठा लो एक एक। सर जैसे जो टेस्ट सीरीज का पेपर है, तो वो टेस्ट देने के बाद आप मार्क्स काउंट वगैरह करते हो। मार्क्स करता था आपने कि कितना पॉजिटिव में जा रहा है कितना नेगेटिव में जा रहा है। सर जो क्वेश्चन गलत होते थे आपके मेरे नेगेटिव में ये वाले क्वेश्चंस के नहीं होने चाहिए, गलत में मेरे पॉलिटी, इको, एनवायरमेंट नहीं जाने चाहिए गलत। अगर मुझे इसमें कोई गलत गया है और ऐसा लग रहा है कि वो जो है कॉन्सेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन है और गलत जा रहा है, फिर उसका एक्सप्लेनेशन रीड कर लो। सबका 100 के 100 क्वेश्चंस का नहीं कर रहा हूँ, और सारे गलत क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन रीड नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ इन 3 के जो 3 मेरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, कहीं ना कहीं इन तीनों सब्जेक्ट को मिला के ही 50 क्वेश्चंस तो हो जाते हैं मेन प्रीलिम्स में। इन तीनों के मिला के 50 तो आते ही है, तो इन तीनों के गलत नहीं जाने चाहिए। ये मेरा वो पर्सनल था, सबका अपना अपना स्ट्रेटेजी होता है, वो डेवलप हो जाती है प्रीलिम्स में। जैसे टेस्ट पेपर देते हो, टेस्ट पेपर करते करते डेवलप हो जाती है। और टाइम मैनेजमेंट में बहुत दिक्कत है। हाँ एनालाइज करने बैठते थे तो उसमें 1-1.5 घंटा और निकल जाता। हाँ, वही वो टाइम नहीं वेस्ट करना ना, सिर्फ वो देखना है कि जो क्वेश्चन मेरे अपने वाले नोट्स में से गलत हुआ है वो तुम्हें देखना है कि वो गलत क्यों हुआ है अपने नोट्स में से। अगर कोई क्वेश्चन स्पेक्ट्रम से डायरेक्ट है तो वो गलत नहीं होना चाहिए मेरा, वो देखना। एक्स्ट्रा मटेरियल के लिए नहीं जाना, ये टाइम है ही नहीं। ये 2 मंथ जो है ये एक्स्ट्रा मटेरियल के लिए है ही नहीं कि और मैं एक्स्ट्रा इकट्ठा करते रहूं प्रीलिम्स को। रिवाइज रिवाइज एंड रिवाइज करते रहो प्रीलिम्स के लिए। और प्रीलिम्स के लिए हाँ हाँ, पीवाईक्यूज प्रीलिम्स के लिए पीवाईक्यूज पे आते हैं। पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यूज ही बाइबल है कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। 2011 से लेके लास्ट जो ईयर का पीवाईक्यूज है एकदम रटे हुए होने चाहिए। रटे हुए इन द सेंस क्या क्या चाहिए चेक करनी है, उसने क्या क्वेश्चन पूछा एग्जामिनर ने, उस क्वेश्चन का आंसर क्या था, ऑफिशियल आंसर किसे देखना है आंसर,
थर्ड थिंग कि उसने बाकी ऑप्शंस को गलत कैसे बनाया, बाकी जो 3 ऑप्शंस एलिमिनेट करे उनको कैसे गलत बनाया उन्होंने, कि कोई एक्स्ट्रा वर्ड लगाया, जैसे ओनली लगा दिया, इस तरीके के जो वर्ड लगा दिए, ऑलवेज हो गया, ये सब चीजें। ये जो एलिमिनेशन ट्रिक होती है ये ऐसी तो ऐसी डेवलप हुई है कि पीवाई क्यूज को एनालाइज करो, उससे ही डेवलप होगी कि एलिमिनेशन ट्रिक क्या होती है। तो उसने बाकी ऑप्शंस को गलत बनाने के लिए कैसे क्वेश्चन को ट्विक किया इस तरीके से। और जैसे एक दो चीजें होती है कि वन ऑफ द अगर है किसी ऑप्शन में, तो वो तो चांस 100% चांसेस है सही होएगा ही होएगा, कि दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट है ना, तो हो सकता है वन ऑफ द लार्जेस्ट हो वो, इस तरीके से। सिर्फ द लार्जेस्ट है तो गलत होने के चांसेस है, ऐसे कोई फिगर दे दी 10 किलोमीटर दे दिया तो गलत होने के चांसेस ज्यादा है उस ऑप्शन के, इस तरीके से ये चीजें। लेकिन पीवाई क्यूज से ही आएगी, और पीवाई क्यूज के कम से कम एटलीस्ट 2 इटरेशंस तो करनी चाहिए, 2 इटरेशंस, और उसमें यही चेक करो कि क्वेश्चन क्या पूछा है, उसका आंसर क्या है ऑफिशियली, क्योंकि वो कल को इस आंसर को ही क्वेश्चन बना देगा, इस आंसर को चेंज ऊपर लिख देगा और फिर कुछ और ऑप्शन दे देगा। और उसके बाद जो ऑप्शंस गलत है वो गलत उसने कैसे करे, ये चीज मैं चेक करता था पीवाई क्यूज से। और वो ऑप्शंस अगर सही होंगे तो वो किस क्वेश्चन के लिए सही होंगे, क्योंकि कल को वो जो गलत वाले ऑप्शंस है वो उठा के क्वेश्चन बना देगा कि वो किस क्वेश्चन के लिए सही होंगे, इस तरीके से। अगर ये चीज चेक करोगे तो मतलब मेरे खुद के लिए गारंटी थी कि 100+ आने हैं, और मेरे दोनों प्रीलिम्स में 100+ आए, 111 थे 2021 में, और 105 अराउंड थे इस वाले प्रीलिम्स में, जीएस में। नहीं, पीवाई क्यूज की एक्सप्लेनेशन तो कहाँ से मिलती है, पीवाई क्यूज की तो कहीं नहीं होती। खुद ही सोचो यार, खुद ही सर्च करो कि पीवाई क्यू में जैसे एक कुछ क्वेश्चन था किसी फिश का, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा मुझे, कोई केरल की कोई फेमस फिश का एक बार क्वेश्चन आया था, वो फिर रिपीट हुआ, इस साल भी रिपीट हुआ था वो मैचिंग में। तो वो, हाँ, मशीर, मशीर फिश का। तो वो मशीर मैंने वहां पे देखा, मशीर को मैंने गूगल करा, फिर मशीर यूपीएससी थोड़ा सा रीड कर लिया, फिर वो समझ आ गया कि इस रीजन की ऐसे ऐसे। तो जो ऑप्शन नहीं है बाकी वाले, वो भी चेक करने हैं कि वो नहीं, क्यों नहीं है, और उनके बारे में क्या है, नेट पे क्या चल रहा है उसके बारे में न्यूज में। सर जो आपने बताया कि अगर एक ऑप्शन है तो 3 ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक जो आपने बताया, वो कैसे करते हैं? एलिमिनेशन मतलब? जो आपने बताया कि सर 3 ऑप्शन जो एलिमिनेट हुए, हम्म। तो वो कैसे करते हैं? एलिमिनेट नहीं करता था वो, तो उसका मुझे आंसर पता है, वो क्वेश्चंस उसने गलत कैसे बनाए हैं एग्जामिनर ने, कि उसने उसमें क्या कीवर्ड चेंज करा है पूरी स्टेटमेंट में कि वो ऑप्शन गलत हो गया उसका, ये चेक करना मेन। सर आप लास्ट में प्रीलिम्स की लास्ट मोमेंट रिवीजन यार, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाला है कि प्री के लास्ट मोमेंट रिवीजन नोट्स कैसे बनाए थे मैंने, और वो नोट्स भी डाले हुए हैं। उसमें क्या था कि सिर्फ कीवर्ड जैसे A4 साइज शीट पे एनवायरनमेंट लिखा, एनवायरनमेंट के सिर्फ कीवर्ड्स लिख लिए, कोमा कोमा डाल डाल के ऐसे करके, बीच में अंडरलाइन करके, इस तरीके से 20 से 25 पेजेस के नोट्स थे जो लगभग 1 से 2 आवर में रिवाइज हो जाते थे, सिर्फ कीवर्ड्स लिख के कि एनवायरनमेंट का ये है। साइंस एंड टेक में मान लो कुछ डिफेंस टेक्नोलॉजी में ब्रह्मोस चल रहा है, ब्रह्मोस, भ्रा का लिख लिया इंडिया, मोस का रशिया, ऐसे करके छोटे छोटे से कीवर्ड चिट टाइप का A4 साइज के 20-25 पेजों के नोट्स हो जाते थे लास्ट में। और नोट्स सिर्फ करंट अफेयर्स के होते हैं लास्ट के रिवीजन के लिए, बाकी तो मतलब अगर कोई प्रीलिम्स दे रहा है तो ये ऐसा टाइम है कि जिसको लक्ष्मीकांत और वो सब तो एकदम याद हो जानी चाहिए इस समय, मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत या इको का जो भी फॉलो कर रहे हो, वो सब याद हो जाना चाहिए ये। So, slide में which part जैसे कि only one, only two, only three, हाँ हाँ एक तो गलत नहीं करेगा या फिर सारे? हाँ, मतलब ये सिर्फ एक वो है माइंड का कि ये गलत भी जा सकता है, लेकिन 10 में से पॉसिबिलिटी हाई है कि 7 में वाली ट्रिक सही ही होगी, 3 में गलत जाएगी कि वो ओनली 1 या ऑल 4 सही वाले देगा। लेकिन 7 क्वेश्चंस, इन द 7 क्वेश्चंस हाई पॉसिबिलिटी है कि बी या सी में से ही कोई सही आंसर है ये। बट इस तरीके के गैसेस तभी ले सकते हो जब यू हैव द कॉन्फिडेंस ऑन 40 और 30 क्वेश्चंस के अराउंड कि ये तो मेरे सही है ही, उसके बाद गैसेस लो। और लास्ट प्रीलिम्स में ऐसे कुछ क्वेश्चन थे आपको बिल्कुल आइडिया नहीं था? हाँ थे, हाँ, इन 2023 प्रीलिम्स मैंने 95 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे, और पहले इटरेशन में सिर्फ 26 क्वेश्चंस में मार्क कर पाया था।
26 पहले इटरेशन में करे मैंने मार्क, लेकिन पहले इटरेशन में मैंने फिर वो ऑप्शंस हटा दिए थे कि जिसमें मैं 50-50 पे आ गया था। कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें मैं 50-50 पे आ गया था पहले इटरेशन में, और पहला इटरेशन मुझे ध्यान है 50 मिनट्स में कंप्लीट हो गया था, कि जिसमें मैंने क्वेश्चंस को पढ़ लिया। फर्स्ट थिंग इसकी क्वेश्चन को यार टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स में, सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। एक ही बार में समझना है पढ़ के, दोबारे का टाइम नहीं है, क्वेश्चंस इतने हैं, एक ही बार में अच्छी तरह समझना है, उसके ऑप्शंस को समझना है। एलिमिनेट कर पा रहे हो तो उसको एलिमिनेट करो, जो जो ऑप्शन कर पा रहे हो, और आगे बढ़ो। जो सही आता है वो उसको सही कर दो। फर्स्ट इटरेशन में जो 100% वाले हैं वो अटेम्प्ट कर दो। फिर सेकंड इटरेशंस में मैंने लगा दिए थे अराउंड 40 के, जो 50-50 या ऐसा भी था कि जिसमें मुझे सिर्फ एक ही एलिमिनेट हो रहा था, फिर उसमें भी फिर अटेम्प्ट कर दिए। फिर लास्ट में सिर्फ रैंडम ऐसे ही तुक्के लगाए इस तरीके से। लेकिन ये चीज कैसे डेवलप हुई? टेस्ट पेपर से, कि मुझे पता है कि पॉलिटी, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट बैक ऑफ द माइंड मेरे है कि मैं सही करते क्या आता हूँ। प्रीलिम्स का जो मेन की है पढ़ने के अलावा है कि एक थोड़ा सा अपने अंदर फेक कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। वो कॉन्फिडेंस फेक ही होता है क्योंकि हमें आता नहीं होता। वो फेक कॉन्फिडेंस डेवलप करना है कि पॉलिटी मुझे आती है, इकोनॉमी आती है, जो भी तुम्हारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उस तरीके से। वो फेक कॉन्फिडेंस डेवलप रखोगे ना तो अपना आप सही जाता है प्रीलिम्स के। बाकी कट ऑफ काफी डाउन जा ही रही है इस बार, 75 कट ऑफ गई है। ये प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स से स्पेसिफिक या कुछ और डाउट हो तो पूछ। हाँ, सी सेट, सी सेट अब टफ आ रहा है। सी सेट का इस अटेम्प्ट से पहले तो सी सेट, एज इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो सी सेट का सिर्फ थोड़े से 3-4 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सोल्व कर लिए थे लास्ट ईयर के, और कंफर्टेबली सी सेट निकलता भी था। बट इस अटेम्प्ट में सी सेट थोड़ा सा काफी टफ था, उसमें तो प्रैक्टिस की रहेगी जरूरत। पहले तो PYQs ही प्रैक्टिस कर लो, और स्पेसिफिकली अगर कोई टॉपिक में डाउट है तो कुछ बुक वगैरह अलग से सोल्व करो क्वेश्चंस। मतलब मैंने सिर्फ PYQs ही करे थे सी सेट के। लेकिन इस अटेम्प्ट के बाद मैं यही सजेस्ट करूंगा, थोड़ा सा टाइम सी सेट को दो, कम से कम 15 दिन या एक हफ्ता, डिपेंड करता है कि कौन से स्ट्रॉन्ग, किस पार्ट में स्ट्रॉन्ग हो, किस में वीक हो। तो सी सेट को वीक नहीं ले सकते क्योंकि इस बार सी सेट की वजह से काफी रह गए हैं काफी लोग। नहीं, मंथली मैगजीन वाले पार्ट में एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, हाँ ये दो है ना। एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक के सिर्फ कंपाइलेशन जो लास्ट में आती है वो कंपाइलेशन से रीड कर लेते हैं, एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक कि ये इंपॉर्टेंट है। उन कंपाइलेशंस में से भी जो पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे इसमें क्लाइमेट चेंज और स्पीशीज वाला पार्ट, वो क्वेश्चन ज्यादा पूछता है तो उसको रीड कर लिया था। ऐसे ही साइंस एंड टेक में वो वाला। एनसीईआरटीज, एनसीईआरटीज सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, और ज्योग्राफी solely based on the NCERT, 11th class NCERT physical geography, and बाकी NCERT तो आई थिंक मैंने और किसी सब्जेक्ट के लिए NCERT नहीं पढ़ी। नहीं यार, हाँ नहीं नहीं, वो भी नहीं पढ़ी मैंने NCERT। एक चीज है कि ये जो यूपीएससी की प्रिपरेशन है ना, पर्सनली मुझे लगता है कि हम ऐसा फील करते हैं कि हम जीरो से शुरू करते हैं, बट हमें एक कॉन्फिडेंस लेवल से शुरू करना चाहिए कि सबसे पहले फर्स्ट स्टेप हमने ले लिया है प्रिपरेशन में आने का, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेप है। सेकंड थिंग, हमें ये सोचना चाहिए कि हम ग्रेजुएशन कर चुके हैं, हम जीरो लेवल पे नहीं है कि हम 6th की एनसीईआरटी से शुरू करें या उसकी एनसीईआरटी से शुरू करें। तो एक कॉन्फिडेंस के साथ डेवलप करते रहो अपने आप को, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। कहीं ना कहीं जो बुक्स हमें प्रोवाइड कर रहे हैं वो उन्होंने सब कुछ कंपाइल कर लिया है, एनसीईआरटी सारी कंपाइल कर लिया, तो क्यों हम एनसीईआरटी फिर से पढ़े, या एक ही चीज 2-3 जगह से क्यों पढ़े? मैं जब उस टाइम को रिवीजन में दे सकता हूँ, बार बार रिवाइज कर सकता हूँ मैं, तो मैं बार बार अलग मटेरियल से क्यों पढ़ूं? क्योंकि हमारी फोटोग्राफिक मेमोरी है, अगर हम एक ही मटेरियल को बार बार पढ़ेंगे तो हमारे माइंड में वो मटेरियल फोटोग्राफिकली एज्ड हो जाएगा। इकोनॉमी का मैंने मृणाल सर को फॉलो करा था, कंप्लीटली मृणाल सर को ब्लाइंडली फॉलो करा था। मृणाल सर के अलावा इकोनॉमी मैंने कहीं से वीडियोस भी देखे थे समझने के लिए, और उनके कंप्लीट नोट्स। एनवायरनमेंट के लिए
एनसीईआरटी क्लास 12th में शायद लास्ट के 3-4 चैप्टर है, तो वो अंडरस्टैंड की बेसिक्स बायोटिक और आबायोटिक वगैरह क्या होता है, और उसके बाद एनवायरनमेंट के पीवाईक्यूज और ये लास्ट के पीटी 360 यही करा था एनवायरनमेंट की। शंकर की बुक मैंने खरीदी थी, पीएमआईएस की बुक आई आजकल आई है मार्केट में, वो भी खरीदी थी, लेकिन दोनों ऐसी रखी है पड़ी नहीं, अभी भी रखी है वो। How important are editorials and proofread? द हिंदू हाँ, सारे पढ़ते हैं। नहीं नहीं, सारे नहीं पढ़ने होते, मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था। सो लेकिन ऐसे editorial proofread की बात है। अगर पढ़ो तो अच्छा है, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन डेवलप हो जाता है और ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, लेकिन जो सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है उसके हिसाब से पढ़ो तो बेटर है। Can you supplement the whole of the newspaper with the current affairs by various institutions? नो, न्यूज़पेपर फर्स्ट थिंग इसकी न्यूज़पेपर को थोड़ा सा, एक तो न्यूज़पेपर इज द एंजॉयमेंट पार्ट, एक ब्रेक है मतलब बेसिकली, जो मोनोटोनस प्रिपरेशन वो चल रही है, न्यूज़पेपर एक तो ब्रेक है। और सेकंड की न्यूज़पेपर वालों का क्या होता है कि एक ही न्यूज़ को हफ्ते तक खींच रहे हैं, जैसे ईरान इजराइल का चल रहा है तो वो अभी हफ्ते तक खींचेंगे उसको ही। जब हमने एक आर्टिकल पढ़ लिया, हमने डी राजा मोहन सर का अच्छे आर्टिकल आते हैं इंडियन एक्सप्रेस में, अगर हमने उनसे समझ लिया कि ये इशू का बैकग्राउंड क्या है, इस इशू का प्रेजेंट क्या है, तो हम बार बार क्यों पढ़े उस न्यूज़ को, बस एक बार पढ़ के काम खत्म, इस तरीके से। सो न्यूज़पेपर इससे जल्दी हो जाता है। न्यूज़पेपर के कुछ नोट्स बनाने का फ्यूटाइल है, क्योंकि ये कंपाइल कर ही रहे हैं, जो बैठे हैं ये लोग कंपाइल कर रहे हैं हर एक चीज, तो अल्टीमेटली कंपाइलेशन पढ़ो। मेंस स्पेसिफिक नोट्स मेंस पे आते हैं। मेंस में ऐसे GS1, GS2, GS3 एंड एंथ्रो सबका क्लियर है ना, मतलब मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर नोट्स भी डालूंगा और कुछ डिस्कशंस वगैरह कुछ भी इश्यूज रहेंगे वो भी। बाकी वैद सर अल्टीमेटली अवेलेबल रहते हैं। मैं अपने मेंस के क्लियर होने के बाद भी इंटरव्यू गाइडेंस के लिए भी सबसे पहले वैद सर के पास ही गया था कि सर इंटरव्यू का कुछ बता दो कैसे करना है। पीवाईक्यूज मेंस के हाँ सारे सारे लिखने होते हैं। 2013 से आया ना पैटर्न, 2013 से सारे लिखे थे मेंस पे आते हैं। सो ठीक है, मेंस में एसए और एथिक्स सबसे इंपॉर्टेंट है, वो तो पता ही है हमें, एसए और एथिक्स ही इंपॉर्टेंट है और मार्क्स भी इसमें आते हैं। ठीक है, GS1, GS2 और GS3। तो GS2 मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था, GS2 में दोनों टाइम मेरे 123 और 127 इस बार आया। ठीक है, GS3 में मैं बता देता हूँ 99 और शायद 100 है इस बार, और GS1 में इस बार अच्छे है, 110 के करीब है और ऐसे कुछ मार्क्स है। ठीक है, और ऐसे में भी इम्प्रूवमेंट है। अब पहले तो मैंने बेसिक मेंस की तैयारी कैसे करी थी, वो पहली चीज ये डिस्कस करेंगे। सेकंड की इम्प्रूवमेंट कैसे करा मैंने, जैसे एथिक्स में इम्प्रूवमेंट रहा, पहले 100 से कम थे मेरे, इस बार कुछ 120 प्लस है। सो बेसिक मेंस की तैयारी कैसे करी थी कि पहले दिन से आंसर राइटिंग करनी है, इस मिथ, ये मिथ है, कोई भी इसमें मत रहो कि आंसर राइटिंग करनी है करनी है करनी है, क्योंकि अगर हम, वही मैं कह रहा हूँ कि हम सब ग्रेजुएशन कर चुके हैं, हम सब समझते हैं चीजें कि वो पहले दिन से आंसर राइटिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि उनको उनको अपना टेस्ट सीरीज का मटेरियल बेचना है। प्रीलिम्स के बाद बहुत कम स्टूडेंट्स हो जाएंगे तो वो इतना प्रॉफिट नहीं ले पाएंगे। सो इस वजह से पहले दिन से आंसर राइटिंग हम कैसे कर सकते हैं, जब तक हमें सारा जीएस कवर नहीं होगा, कहीं ना कहीं हमें GS2 में GS3 जोड़ना है, GS3 में GS2 जोड़ना है। ठीक है, तो जब तक वो चीज कवर नहीं होगी हमारे पास तो नहीं कर सकते। तो आंसर राइटिंग के पीछे मत भागो, मैंने आंसर राइटिंग दोनों अटेम्प्ट में प्रीलिम्स के बाद करी थी, दोनों अटेम्प्ट्स में। ठीक है, अब इसमें नोट मेकिंग का क्या स्ट्रेटेजी होती है। नोट मेकिंग सेम थिंग है कि एक तो इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन चलती है प्रीलिम्स मेंस के लिए, कुछ सब्जेक्ट्स जैसे पॉलिटी है और हिस्ट्री ज्योग्राफी, इनके लिए तो इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन है। बाकी जो स्पेसिफिक है उसमें एक एक पेज के नोट्स बना लो, जो भी टर्म्स लिखा है सिलेबस का उसमें एक एक पेज के नोट्स,
वो नोट्स कैसे बनाने हैं? मान लो हमारे पास टर्म है कुछ, शायद सोशलिज्म है GS1 में। सोशलिज्म यूपीएससी डालोगे, शुरू के ऊपर के गूगल के 2 लिंक आ जाएंगे कुछ बने हुए, उनमें से बना लो बस सोशलिज्म क्या है। इस तरीके के मेरे नोट्स है जीएस के। सर, ये कुछ टॉपिक्स हैं जैसे जीएस3 का करंटली टू इंटरनल सिक्योरिटी, हम्म। आपने बोला टॉपिक लिखा है ऐसे एक पेज पे नोट्स बना टॉपिक एक मतलब कि थोड़ा सा नोट्स, हाँ 1-1.5 पेज होगी। बहुत ज्यादा चले जाते हैं, क्योंकि अगर आप उनके पीवाईक्यूज निकाल के एनालाइज करने बैठे हो और एक एक टॉपिक भी उठाओ, तो अगर आप मेजर्स लिख रहे हो तो वो 2 पेज में तो कम से कम मेजर्स ही जाते हैं, वरना उसके अलावा सारे कवर नहीं होते। नोट्स इन द सेंस भाई कीवर्ड्स के फॉर्म में नोट्स बनो, सिर्फ कीवर्ड्स डालो। मेजर्स में ऐसा थोड़ी कि वी शुड टेक दिस दिस दिस, सीधे सीधे मेजर्स की। अगर साइबर सिक्योरिटी है मान लो फॉर एग्जांपल कि ऐसे मेजर्स ICCC करके है हमारे पास, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन, इस तरीके से बस ऐसे सिर्फ इस वाले फॉर्म में, कीवर्ड्स के फॉर्म में। और कुछ बनाने चाहिए नहीं बनाने चाहिए। पहले कॉम्प्रिहेंसिव कोई भी एक बेसिक मटेरियल उठाओ, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी का मैंने जो नोट्स बनाए थे वो विजन की साइड पे कुछ वैल्यू एडिशन मटेरियल है इंटरनल सिक्योरिटी का, उसमें से उठा के बस आधे एक पेज के कीवर्ड्स लिख लिए थे हर एक टॉपिक के, और उसमें फिर कुछ एक आधी केस स्टडी डाल दो। जैसे हमारा इसमें इंटरनल सिक्योरिटी में नॉर्थ ईस्ट का मैटर है, नॉर्थ ईस्ट की केस स्टडी एंथ्रोपोलॉजी से मिल जाएगी, तो एक आधा एग्जाम्पल जो न्यूज़पेपर में आया वो डाल दो, बस बन गया नोट। ये नोट्स है। और पता कैसे चलेगा क्या पूछ रहा है? वो पीवाईक्यूज है, मेंस के पीवाईक्यूज। जैसे गवर्नेंस है मान लो फॉर एग्जांपल GS2 का गवर्नेंस, इन GS2 गवर्नेंस देयर आर टॉपिक्स एनजीओस, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, और एवरी टाइम सेम क्वेश्चन आता है, हर दूसरे तीसरे साल सेम क्वेश्चन घुमा के आएगा वो तो मतलब माइंड में रटा ही होना चाहिए क्वेश्चन, सेम थिंग विद एंथ्रो वाले पार्ट की तरह कि एनजीओ वाला या SHG वाला क्वेश्चन एकदम दिमाग में रटा हुआ होना चाहिए मेरे, कि मैं उसको जल्दी से देखते ही अटेम्प्ट कर दूं उसको। और उसमें एनजीओ में GS2 में मैंने केस स्टडी दी थी एंथ्रो के जो एनजीओस थे जो ट्राइबल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो वो यूज करा, तो इस वजह से GS2 मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट रहा है। सो नोट्स में क्या है कि इसमें भी सब चीजों के नोट्स मत बनाओ, जो जो टॉपिक हमारे पास एक बुक में नहीं है, जो मार्क नहीं हो सकता, बस उसके नोट्स, उसके भी नोट्स कहीं भी कोई भी एक मटेरियल उठा लो उससे बना लो, या सीधे गूगल करो यूपीएससी और फर्स्ट 2 जो लिंक्स आएंगे उनमें से निकाल के नोट्स बना लो उस टॉपिक के, वो टॉपिक अगर नहीं समझ आ रहा है तो। मतलब सर आप सिलेबस से बाइफरकेट करके उसमें नोट बनाते हैं? हाँ सिलेबस से, पीवाईक्यू सिलेबस प्लस पीवाईक्यूज से देख के कि उसने क्या पूछा है। पीवाईक्यूज के तो सबके आंसर पता ही होने चाहिए लगभग कितना पूछा है उसने। जब कीवर्ड्स के नोट्स बनाएंगे तो बाद में इसे पढ़ना होगा, तो हो सकता है कई बार कुछ याद ही ना रहे, नहीं कीवर्ड्स ही लिख दिया सिर्फ। हाँ, तो जब नोट्स बना रहे हो रीड करके बनाओ ना, मतलब कि I4C क्या था, सीधे सिर्फ नोट्स में पढ़ा और I4C इधर लिख लिया नहीं, उसको रीड करो एक बार, क्योंकि फर्स्ट टाइम वाले जो नोट्स बना रहे हो वो अच्छे तरीके से रीड करके बनाओ, फिर दिमाग में आ जाएगा कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर किसी तरीके का अलग अलग एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन कराने वाला सेंटर है, वो नाम से ही आ जाएगा समझ। इस तरीके से नोट्स बनाए थे मैंने, GS1 GS2 GS3 GS4। सर इससे और चीज हाँ बताता हूँ एक बार इनके आंसर राइटिंग का थोड़े से टिप्स ट्रिक्स जो मुझे लगता है कि पर्सनली यूजफुल होते हैं लिखने के। पहले तो वही है कि 15 मार्कर पहले करो, 1.5 आवर दो उसको सेम चीज, फिर 10 मार्कर्स पे आ जाओ। सेकंड थिंग इज इसमें सेम कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन और फिर जो क्वेश्चन में पूछा और फिर कंक्लूजन, ठीक है। अब इंट्रोडक्शन में क्या है कि जो कीवर्ड है उसको उठा के डेफिनेशनल टाइप का लिख दो कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस आर द नॉन स्टेट एक्टर्स दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन डिफरेंट स्फेयर्स, और फिर स्फेयर्स में ऐसे करके बना दो कि एजुकेशनल, उसमें हेल्थ में, और यहाँ पे एग्जांपल डाल दो एजुकेशनल का, हेल्थ का। ये मेरा एनजीओ का टेम्पलेट था इंट्रो करने का। एनजीओ पे कोई क्वेश्चन, कुछ भी मुझे एनजीओ कीवर्ड दिखा GS2 में, वो ऐसे ही कुछ पूछता है कि एनजीओ क्रिटिकली एग्जामिन करो कि व्हाट इज द फंक्शनिंग ऑफ द एनजीओ, या गवर्नमेंट ने बहुत सारे एनजीओ बैन कर दिए तो क्या प्रॉब्लम है। तो मेरा टेम्पलेट हर एक क्वेश्चन, हर एक उस पर टेम्पलेट तैयार रहना चाहिए कि इंट्रो में ऐसे दूंगा। हाँ मैं करता हूँ इसको शेयर। सो हर एक पॉइंट का टेम्पलेट ऐसे तैयार माइंड में रहना चाहिए ताकि कम से कम इंट्रो तो लिख के आओ, अगर टाइम भी कम रह गया कुछ ना कुछ तो लिख के आओ ना, एक आधा नंबर तो दे वो, ठीक है। तो हर ये चीज हो गई। सेकंड, पेपर पूरा कंप्लीट करना है। थर्ड, सारे पेज भरने की बजाय जितना आता है उतना लिख दो,
2 या 3 पेज पूरा भरने से बेकार है, क्योंकि मान लो तुमने वो पेपर पढ़ना, उसने एग्जामिनर ने चेक करा और फर्स्ट क्वेश्चन में तुमने रबिश भर दिया, सिर्फ आंसर क्वेश्चन ओरिएंटेड आंसर नहीं दिया, सिर्फ पेज भरने के लिए कुछ भर दिया, तो वो फिर आगे उसके माइंडसेट में बैठ जाएगा कि ये हमें बेवकूफ बना रहा है एग्जामिनर के, कि कुछ भी रख के ऐसे कर रहा है। तो वो आगे अगर तुमने सही भी लिखा होगा ना तो उनमें भी कम मार्क्स देगा। तो जितना आता है उतने लिख के अंडरलाइन करके बाकी का पेज काट दो, ये बाकी का पेज काट दो। ये सेम चीज एंथ्रो में भी सर बोलते हैं कि जो भी बाकी का रह जाए अंडरलाइन करके काट दो उसको, अगर कुछ स्पेस रह जाता है। मतलब वी डोंट नो कि उनकी मार्किंग स्कीम क्या है, कि वो स्पेस छोड़े हुए को इनकम्प्लीट समझते हैं या क्या समझते हैं। सो बेटर है ना कि हम अपनी तरफ से उनको बता दें कि मेरा आंसर यहाँ पे खत्म हो गया ये। और बाकी जीएस में हर एक आंसर को फ्यूचरिस्टिक सजेशंस पे खत्म करो, सजेशंस वगैरह अगर नहीं भी पूछे ना फिर भी दे दो सजेशन, एक आधे कुछ सजेशन है तुम्हारे पास, कुछ फ्यूचरिस्टिक नोट है कि इन द अमृत काल, ये सब जो कीवर्ड्स है, इन द नेक्स्ट 25 years इन द अमृत काल दिस स्टेप्स या अफोरमेंशन्ड स्टेप्स शुड बी टेकन, बस। और सेम थिंग की हाईलाइट करने के लिए अंडरलाइनिंग, डायग्राम और ये सब, और ये आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से ही आएगा। अंडरलाइनिंग वगैरह मतलब हाथ जो है क्वेश्चन लिखने के बाद पीछे नहीं जाना चाहिए कि मैं अंडरलाइन करने अब बैठा हूँ, टाइम नहीं है इतना, लिखते लिखते अंडरलाइन जो कीवर्ड्स है अंडरलाइन करते चलो। ये हो गए, ये मैंने इंप्रूवमेंट करी थी अपने इस वाले अटेम्प्ट से इसमें, कि अंडरलाइनिंग करना, जो स्पेस बचा उसको छोड़ दो, फालतू नहीं लिखना, जितना आता है मुझे, जितना उस क्वेश्चन में पूछा है उतना ही लिखना है, और शुरू से ही करना है कि जो क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। GS1 GS2 GS3 हो गया। हाँ, और इसमें एक स्पेसिफिक जो स्ट्रेटेजी मैं पॉइंट्स बनाने के लिए यूज करता था, पॉइंट्स में लिखता था सारे आंसर, पॉइंट्स में यूज करता था सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक पॉइंट्स, सोशल एंगल पॉलिटिकल इकोनॉमिक। वो सर ने शायद एंथ्रो में बताया था कि ऐसे लिखो कि सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक, तो कॉम्प्रिहेंसिव आंसर लगता है। सो इस वजह से मैं कह रहा था कि फर्स्ट डे से आंसर राइटिंग नहीं कर सकते जब तक हमारे पास जीएस की नॉलेज नहीं हो, ठीक है, क्योंकि GS2 में हम GS3 का भी डालेंगे या GS3 में GS2 का भी डालेंगे इस तरीके। तो वो दिमाग में टेम्पलेट था कि सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक टेम्पलेट में लिखने हैं अगर पॉइंट्स लिखने हैं तो ये मेरी आंसर राइटिंग की वो थी। और ये सब चीजें मतलब कहने में अच्छी लगती है, मतलब जब करोगे ना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तभी डेवलप हो पाएगी, और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का के अलावा ये चीजें डेवलप करने का। और फर्स्ट आंसर लिखते हुए डर लगता है, लेकिन हमें परफेक्ट थोड़ी लिखना है। अभी तो हम घर पे बैठे हैं, जहां भी बैठे हैं, कुछ भी लिखो, जैसा भी लिख पा रहे हो वो बेटर है लिखना। ये हो गई जीएस का। सर Yes. जब आप जीएस के आंसर्स लिखते थे तो खुद को इवेल्युएट कैसे करते थे? लाइक इवेल्युएशन का पार्ट वो कैसे होता था? मींस अगर कोई कोचिंग नहीं लेता है तो सेल्फ स्टडी से कर रहा है तो जीएस के जो आंसर्स है, जीएस का मैं बता देता हूँ कि टेस्ट सीरीज मैंने ऐसा सच कुछ नहीं ली है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रुप्स पे कुछ टेस्ट पेपर्स आ जाते थे, ठीक है, वो टेस्ट पेपर लिख के देख लेता था, और विद टाइम एक डेवलप हो जाता है कि एक IEC जो कॉन्सेप्ट है, इंट्रोडक्शन एक्सप्लेनेशन कंक्लूजन, इसी में मेरा आंसर जाना चाहिए जो क्वेश्चन में पूछा है, तो उससे पता चल जाता है। मतलब मैंने कभी ऐसे सच अपने क्वेश्चन पेपर कभी चेक नहीं कराए किसी से भी, किसी इवेल्युएटर वगैरह से जीएस के, लेकिन पता है कि इसमें इतना तो आना चाहिए ना, क्योंकि हम न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन की डिमांड क्रिटिकली एग्जामिन है, तो पॉजिटिव नेगेटिव तो कम से कम होना चाहिए। कुछ भी हमें रबिश नहीं बनना कि मैं कुछ भी अपने आप से भर रहा हूँ, इंटेलिजेंटली बनना है चीजों को। सर आपने कोचिंग ली थी जीएस की? जीएस की कोचिंग नहीं ली मैंने। हाँ सर आपका डेली रूटीन क्या होता था? हाँ, एक बार रूटीन कैसे कवर करना है ये हम डिस्कस कर लेते हैं। एक बार एथिक्स और एसए को करते हैं, ये वाला पूरा हो जाएगा, फिर इस पे आता है रूटीन और कैसे कवर करा, ठीक है। अब एसए में मैंने फर्स्ट एसए में मेरे कुछ 90s के अराउंड थे, और इस बार 120 ऐसे कुछ है, मतलब प्लस में है। तो इसमें क्या इंप्रूवमेंट करी, ऐसे को हमें बोला जाता है कि ये जीएस का वो है कि सब जीएस को मिक्स कर दो, या एक वो सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंगल वाला दे दो, ऐसे ऐसे लिख दो कि सोशली है पॉलिटिकली है, वो गलत है। वो मिस्टेक मैंने करी थी इस वाले अटेम्प्ट में। ऐसे तुम्हारा होना चाहिए एक स्टोरी की तरह, कि जो तुमने इंट्रो वही एनेक्डोट दे के करो, उस इंट्रो को कंक्लूजन तक उसको एक थीम आनी चाहिए पढ़ते हुए,
उसको लगे देना तुम्हें वही पॉलिटिकल एंगल है, इकोनॉमिक है, लेकिन उसको अलग से पैराग्राफ चेंज ऐसे नहीं कि इकोनॉमिकली ये या पॉलिटिकली ये, कि ये वाला कोट इकोनॉमिकली ऐसे बैठ रहा है, पॉलिटिकली ऐसे बैठ रहा है। उससे लगता है कि अलग अलग पैराग्राफ्स पढ़ रहे हैं बस हम उस कोट को लेके। वो एक गलत स्ट्रेटेजी है एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। पूरा ऐसे तुम्हारा थीमेटिकली एक थ्रेड के फॉर्म में होना चाहिए कि उसको पढ़ते हुए मजा आ रहा है। ये नहीं कि तुम्हें मल्टीपल एंगल्स कवर करने हैं, क्योंकि कुछ कोर्ट्स के मल्टीपल एंगल्स नहीं भी सोच सकते हम वहां पे ऐसे में बैठे हुए। ये ऐसे का स्ट्रेटेजी थी मेरी। और कभी कभी ऐसे में गलती हम क्या करते हैं, सिर्फ अगला पैराग्राफ आया सीधे सीधे एग्जांपल देना शुरू कर दिया कि अब्राहम लिंकन ने ऐसा करा था या ऐसा कुछ, सीधे सीधे एग्जांपल दे दिया। नहीं, पहले कुछ लाइन सब्सटेंशिएट तो करो एक्से में। जब पैराग्राफ चेंज कर रहे हो उसमें सब्सटेंशिएट करो कि इस वाली चीज का ये वाला मतलब भी है, फिर उसको एग्जांपल से आगे दो। फॉर एग्जांपल देखो, पहले तो अपना एनेक्डोट दे दिया, एनेक्डोट के बाद वो एनेक्डोट को लिंक करना है कि दिस एनेक्डोट रिफ्लेक्ट्स दिस लाइन जो हमें ऐसे में पूछी है, क्वेश्चन जो पूछा है इससे का, एंड इट हैज सिग्निफिकेंस इन द प्रेजेंट डे आल्सो इन डिफरेंट फील्ड्स ऑफ द ह्यूमन लाइफ। ये बेसिक मेरा इंट्रो का टेम्पलेट होता था। और इंट्रो अलग से मैं मतलब 10-12 एसेज के लिख के देखे थे। इंट्रो की अलग से प्रिपरेशन करी थी, क्योंकि इंट्रो से ही उसका इंटरेस्ट जगेगा, वो आगे तभी पढ़ेगा। ठीक है। उसके बाद जब पैराग्राफ आया इससे का, पैराग्राफ में सीधे एग्जांपल नहीं देना कि इकोनॉमिकली ये पहले थोड़ा सा सब्सटेंशिएट करो, उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल दो कि पॉवर्टी इज इतना या जो भी है। फिर एक लाइन जो है पैराग्राफ चेंज की कि अब मैं दूसरे एंगल पे जा रहा हूँ, इकोनॉमी से पॉलिटी या किसी और एंगल पे, कि दिस थिंग इज इंपॉर्टेंट इन द इकोनॉमिक स्फीयर एज इकोनॉमी इज इंट्रिंसिकली लिंक्ड विद द पॉलिटी या पॉलिटिकल वो। सो फिर उस पे आ जाओ पॉलिटिकल एंगल पे। ये चीज भी ऐसे लिखने से ही डेवलप होगी। और ऐसे में ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा मतलब अलग से ही पूरा लिख रहे हो। 4-5 ऐसे लिखे थे मेन से पहले, वो सफिशिएंट लगे मुझे। हाँ हाँ, करे थे करे थे। एनेक्डोट्स कहाँ से प्रिपेयर करने? एग्जाम्पल्स तो जीएस से मिल रहे हैं हमें। जीएस से जितने केस स्टडीज है कुछ भी तुम वहां पे पुट कर सकते हो। एनेक्डोट्स के लिए क्या था कि जो प्रीवियस टॉपर्स ने अपने आंसर शीट्स में लिखे हुए एनेक्डोट्स, एक लॉर्ड बुद्धा का एनेक्डोट है, वो काफी फेमस है। और इस तरीके से उसमें से कुछ एनेक्डोट्स निकाल लो। मतलब थीमेटिक की साइंस एंड टेक का आया तो मैं, जैसे साइंस एंड टेक का था, साइंस एंड टेक का मेरा एनेक्डोट जो बनाया हुआ था मैंने टर्मिनेटर मूवी का बनाया था कि वो क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दिखा रहा है इस तरीके से, तो वो चीजें कहीं ना किसी टॉपर की आंसर की में, आंसर कॉपी में मिल जाती है। ठीक है, कुछ भी यूज कर सकते हो। मूवी है, पोयम लिखो, पोयम लिख के आओ। जैसे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोयम है टू रोड्स डाइवर्ज इन द वुड्स, वो सेम पोयम मैंने लिखी थी ऐसे में इस बार, कुछ लास्ट की 2-4 लाइनें कंक्लूड करते हुए। ये ऐसे हो गया। Sir, how to deal with philosophical talk? Like you have statements that say refer twice, but a smile is an answer to one application. इतना बड़ा इसे कैसे एक लाइन के? हाँ, जैसे नो मैन स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर है। अब इसमें तुम्हारा है कि तुम उसको कैसे मॉडिफाई कर रहे हो कि सेम मिस्टेक हमें दोबारा नहीं करनी चाहिए। इस तरीके से हम उसको, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है, सो उस अंडरस्टैंडिंग को तुम इंट्रो में शुरू में दे दो कि ये जो लाइन है, ऐसे अंडरस्टैंडिंग इसकी मेरी ये है। मतलब एनेक्डोट ऐसा दे दो कि सिमिलरली वी शुड नॉट डू द सेम मिस्टेक ट्वाइस। फिर उसको उसमें बनाओ कि बाय सेम रिवर में हम ट्वाइस जाते हैं, बाय वैन, वो वाला बाय वट वाले फॉर्म में मैं ऐसे को, मतलब जब उसका स्टेटोग्राम बनाता था तो वो इस वाले फॉर्म में बनाता था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कोट। वो वट अपना एनेक्डोट से ही क्लियर हो जाना चाहिए। वट के बाद वाई दिस एनेक्डोट इज इंपॉर्टेंट, उस वाई के लिए डिफरेंट डायमेंशंस में कि इसके लिए यहाँ पे लगा था ये सोशली में, इकोनॉमिकली, वाई के बाद इफ नोट, अगर ये वाला जो है हम फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा। और फिर लास्ट में कि प्रेजेंट डे में इसको इंप्लीमेंट करने के लिए क्या करना चाहिए। ये मेरे ऐसे का वो रहता था डेवलप करने का कि इसका मतलब क्या है। पहले मतलब दो उस कोट का, भले ही हम समझ गए उस कोट का मतलब क्या है, लेकिन हमें उसे समझाना है कि मैं ये समझाऊं मतलब इस तरह। Depending on this, like
1000 वर्ड यार बहुत छोटे होते हैं, मतलब कभी ऐसे का लिख के देखोगे तो जल्दी हो जाता है, मतलब ऐसे ही पेपर है। philosophical topic है तो। वो टॉपिक फिलोसॉफिकल नहीं है, वो टॉपिक तुमसे यही मांग रहा है कि उसका तुम्हारा मतलब क्या है, कि तुम क्या समझे उस टॉपिक से, उस टॉपिक वाई उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अगर वो टॉपिक मतलब वो नहीं होगा तो क्या होगा सोसाइटी में या इकोनॉमी में या पॉलिटी में, अगर ऐसा नहीं करोगे। और उसको करने के लिए क्या करना चाहिए, मतलब ये मेरी स्ट्रेटेजी ऐसे की ये। So, यही करते होंगे लोग, मतलब उसके कि जो पहले से तैयार किया है नहीं, वही किसी तरह fit हाँ वही किसी तरह फिट। sir, What was your strategy for art and culture? आर्ट एंड कल्चर के लिए एक रेड बुक होती है एनसीईआरटी की, पतली सी एक, कोई 11 फाइन आर्ट्स, बस वही रीड करी थी आर्ट एंड कल्चर। ज्योग्राफी मेंस के लिए कैसे तैयार करी, मतलब मेंस ज्योग्राफी मेंस में अलग है कुछ, थोड़ी सी है। पीवाई क्यूज करे थे, पीवाई क्यूज। हाँ जैसे कुछ क्वेश्चन थे इंडस्ट्री में, जैसे कॉटन वगैरह का बार बार आता है ना, कॉटन है, शुगर केन इंडस्ट्री, वो नेट पे मिल जाता है किस किस इंडस्ट्री का देखना है, आयरन एंड स्टील कहाँ पे है, तो वो पीवाई क्यूज से पता चल जाता है। करंट अफेयर्स के लिए मैं न्यूज़पेपर ही पढ़ता था, उसको लिखता नहीं था, क्योंकि पता है मुझे कि करंट अफेयर्स का ऐसा नहीं है कि मंथ की करंट अफेयर्स का कुछ आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट में कंपाइलेशन रीड करी थी, बस यही करा था करंट अफेयर्स का। Sir, you follow any current monthly magazine for current affairs? नो नो। Okay, thank you. काफी हो गया मेरे ख्याल से। करंट अफेयर के लिए सर हैज रेगुलरली गॉन थ्रू दैट हाँ जो सब व्हाट्सएप पे मटेरियल डालते थे कुछ, नाउ वी newspapers का। हैव मेड इट डिफरेंट। करंट अफेयर वी आर पुटिंग ऑन अवर ऑफिशियल टेलीग्राम, ओनली एंथ्रोपोलॉजी मटेरियल वी आर पुटिंग ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। So the same currents which were there previously on the WhatsApp group, these are not now available on our official Telegram. You will be joining his channel also and you will be asking n number of questions. टेलीग्राम चैनल पे मैं सब डिटेल में डालूंगा हर एक जीएस का, ठीक है ना? विद टाइम। टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दो सर। हाँ टेलीग्राम चैनल, ये टेलीग्राम चैनल है। T.me। हाँ सर वो टेलीग्राम में ऐसे ही आता अच्छा, है। ये name है। मेरे को क्या बताओ, illiterate, technologically illiterate. Sir, Now the last ritual that is left, you know that all the successful who are there in IAS, IPS, FS, we return their fee. But because it was an online payment, so obviously we will be sending it online. So sir, please give your account number to Antim sir and find out whether it is transferred or not officially. उधर बता दो उधर। हाँ सर वो बात नहीं फिर बात आप उधर बात करो, हैं? God bless you. ठीक है? And the last thing that you can do is, if you want to have a photo of both of us, you can on your phones. ठीक है ना? कल को ये ना कहें कि कहते रहते हो 3 दिन से परेशान कर रखा था, किसी टॉपर को बुलाओ। अब ये नहीं पता किधर देखना है, क्योंकि सेल फोन तो हर तरफ से है। ठीक है? So finally we'll thank sir for being a glory and for his success. We congratulate. God bless you all. Now it is your turn to show it off. You Thank have you, to sir. one day. thank you, sir.